हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं आगे पेपर 2 का डिस्कशन। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड एक्स प्लस के हैज 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो आप अगर मॉड एक्स को टी मान लेते हो, मॉड एक्स को टी मान लेते हो, तो जैसे ही हम टी मानते हैं वैसे ही अपन क्या लिख लेते हैं कि टी बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ठीक है, और फिर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस के इज इक्वल टू 0। कहा जा रहा है कि मॉड एक्स के 4 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस हैं। तो 4 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, सोचो। मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 रहेगा तो 2 सोल्यूशन मिलेंगे, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस 5 रहेगा तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मॉड एक्स इक्वल टू 0 रहेगा तो कोई सोल्यूशन, तो एक सोल्यूशन ही मिलेगा एक्स के लिए, है ना। मॉड एक्स इक्वल टू 5 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस 5 नो सोल्यूशन, मॉड एक्स इज इक्वल टू 0 तो ओनली 1 सोल्यूशन। तो आपको क्या चाहिए कि भाई यहां से आपके पास दो रूट्स निकलेंगे, मान लीजिए t1 और t2, है ना। अब t1 और t2 दोनों अगर निगेटिव हो जाए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप मॉड एक्स इज इक्वल टू t1 सॉल्व करने जाते हो, ठीक है, स्यूडो क्वाड्रेटिक जैसा है, मॉड एक्स इज इक्वल टू t1 सॉल्व करने जाते हो तो मॉड एक्स इक्वल टू t1 के लिए आपके पास 2 सोल्यूशन आने चाहिए और मॉड एक्स इक्वल टू t2 से भी आपके 2 सोल्यूशन आने चाहिए। तो रिक्वायरमेंट किसकी होगी कि t1 और t2 जो हैं वो दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बोथ रूट्स, ठीक है, बोथ रूट्स शुड बी डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। ठीक है, शुड बी डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है पहले से कि भाई डिस्टिंक्ट रूट्स और पॉजिटिव रूट्स के लिए अपन क्या करते हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0 की कंडीशन, मतलब कि d शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिस्टिंक्ट है इसलिए माइनस b/2a शुड बी ग्रेटर देन 0 और a इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0। यही तीनों लोकेशन ऑफ रूट्स की कंडीशन थी। और d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 16 माइनस 4k शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। माइनस b/2a मतलब 4/2 पॉजिटिव है ही ऑब्वियसली, उसमें तो कुछ सोचना है नहीं। लीडिंग कोफिशिएंट इनटू f ऑफ 0 मतलब k शुड बी पॉजिटिव। तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, k लेस देन 4 और यहां से आ रहा है आपका k ग्रेटर देन 0। ये तो आपका कोई मतलब, ये तो मतलब हमेशा ही करेक्ट है। तो आपको बेसिकली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इसलिए k आपकी वैल्यूज कौन सी ले सकता है, 0 से लेके 4 तक की। ठीक है, इन बिटवीन 0 to 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो x रेज टू पावर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर बेस x। तो अपन क्या करेंगे, बेस और ये जो है दोनों पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये और ये पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे। इज इक्वल टू कितना, 16। तो इसका मतलब कि x प्लस 3 कैन टेक, मतलब ये तो 1 लिखा है ना, ठीक है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर मैंने एक तरीके से बेस में ला दिया और उसके पावर में लिख दिया log x बेस x। ठीक है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 4। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 या फिर -7 आएगा। -7 तो हो नहीं सकता क्योंकि बेस में -7 नहीं हो सकता है। ठीक है, जो यहाँ पे है ना log के साथ यहाँ पे x लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो बेस में यहाँ पे x है, ना तो 1 हो सकता है ना तो -7 हो सकता है, तो कोई भी सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बी पार्ट पे देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा गया है, x रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, देखिए दोनों साइड log ले लीजिए। ठीक है, log ले लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 log x, ठीक, इज इक्वल टू log x। दोनों साइड हमने एक तरीके से मान लिया कि बेस 10 पे log ले लिया दोनों साइड। तो आप क्या किए, फिर log x बेस 10 कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 मतलब x इज इक्वल टू 0। तो या तो आपका x 0 हो जाए और या तो आपका log x बेस 10 आपका 0 हो जाए, मतलब x की वैल्यू या तो 0 हो जाए या तो x की वैल्यू 1 हो जाए आपकी। ठीक है, तो 0 इसके लिए चल जाएगा ना, 0 की पावर 1 इज इक्वल टू 0। देखो क्रॉस चेक कर लो, x की जगह अगर 0 रखते हैं तो 0 की पावर 1 इज इक्वल टू 0 चलेगा। ठीक है, ये तो log तो हमने अपनी ओर से कन्वर्ट किया ना, एक्चुअल क्वेश्चन में तो कहीं log था नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही था, इंडिसेस के टर्म में था। तो अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू 1 भी देखें तो वो भी इसको फॉलो करेगा। ठीक है,
तो ये तो लॉग में आपने बदला है, क्वेश्चन में तो कहा नहीं गया था। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते थे कि हो सकता है कई लोगों से 0 वाला सोल्यूशन उस समय छूट जाए, मतलब 1 वाला सोल्यूशन में भी छूट सकता है। अगर आप ऐसे सोचो कि x + 1 = 1 कर दिया तो x = 0 तो आ गया होगा आपका भी, लेकिन x = 1 हो सकता है कि छूट गया हो आपसे। ठीक है, सी पार्ट इसका देखिए क्या है, √log 10x + log 10 √x = -½ ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है, log 10x + ½ log 10x, ठीक है, = -½ इसको मान लेता हूं मैं t, तो दिस इज t + ½ t² = -½ तो 2t + t² = -1 है ना। तो t + 1 का होल स्क्वायर = 0, तो t की वैल्यू कितनी आई, -1। t आपका क्या है, t आपने किसको बोला है, अंडर रूट को बोला है ना, इसको आपने बोल दिया है -1, तो अंडर रूट का आउटकम -1 नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये नहीं करना कि स्क्वायर करके सोल्यूशन निकाल लिया, क्योंकि स्क्वायर करके तो एक्स्ट्रा रूट भी क्रिएट हो सकता है ना भाई, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि अंडर रूट का आउटकम आपका नेगेटिव आ जाए, इसलिए इसका भी कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी पार्ट में देखिए क्या कहा जा रहा था, डी पार्ट में आपके पास है log 2 9 - 2 raised to power x = x - 3 और 9 - 2 raised to power x = 2 raised to power x/8। ठीक है, तो 9 = 2 raised to power x/8 प्लस इतना x = 3। ठीक है, अब देखिए एक बार कि क्या x = 3 एक्चुअल इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = 3 आप रखोगे तो क्या बनेगा, देखो x = 3 रख ही नहीं सकते भाई, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एक चांस था और वो भी होगा नहीं, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन के लिए भी कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अच्छा, थर्ड क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ABC ये सब साइंस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब उन्हीं को एक साथ कहा गया है कि ABC का प्रोडक्ट नेगेटिव कौन कौन से ग्राफ के लिए है। तो थर्ड का ए ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन में आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ए आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे, वाई इंटरसेप्ट जो 0, c वाला पॉइंट था, देखिए वो कैसा है, पॉजिटिव है ना, ऊपर है एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब कि सी आपको कैसा रखना होगा, पॉजिटिव रखना होगा। और फिर बात बचती है आपके वर्टेक्स से। हमने बताया था आपको कि वर्टेक्स ही जो है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, उसी से बी के बारे में आप कमेंट कर पाओगे। तो -b/2 है, देखिए वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव है तो देखिए ए आपका निगेटिव था। ठीक है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं इसको कि b/2a इज निगेटिव, है ना, -b/2 अगर पॉजिटिव है तो b/2a कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब देखिए a आपका ऑलरेडी निगेटिव है, तो b को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी तो रिजल्ट निगेटिव आएगा भाई। यहां से ही लिखा है ना कि b/a इज निगेटिव, मतलब b और a का साइन अलग अलग है। ठीक है, b/a अगर निगेटिव है तो इसका मतलब b और a का साइन अलग अलग है, तो इस a आपका निगेटिव है, दैट मींस कि b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ए आपका निगेटिव है, सी आपका पॉजिटिव है, बी आपका पॉजिटिव है, ए बी सी का आप प्रोडक्ट समझ सकते हो कि कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में देखिए क्या था, बी पार्ट में आपके पास अगेन डाउनवर्ड पैराबोला है, मतलब ए निगेटिव है, सी भी निगेटिव है, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट भी आपका कैसा है, नेगेटिव है। और बाकी बात बची आपके वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट देखें -b/2a, -b/2a कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब b/2a आपका कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब b और a दोनों का साइन कैसा होगा, सेम होगा, है ना। a नेगेटिव है तो b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तो b इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका तीनों ही a b c नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली उनका नेगेटिव आएगा। सिमिलरली सी में देखिए, सी में आपका अब अपवर्ड पैराबोला है, तो a आपका पॉजिटिव हो गया, सी भी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, y इंटरसेप्ट, और -b/2a की बात करें तो -b/2a आपका पॉजिटिव है, मतलब क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव था ही, इसका मतलब कि b कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, तो यहां से b आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो a b c का प्रोडक्ट अगेन कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया।
ठीक है। सिमिलरली डी पार्ट के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। डी पार्ट के लिए आपका ए पॉजिटिव है, सी कैसा है, नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के नीचे था ना, तो सी आपका आगे नेगेटिव है, ठीक है। और फिर बी पे आप कमेंट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आप अगर देखो इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो तो हर ऑप्शन में आपका अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक बार देखना चाहिए क्या कि tan अल्फा माइनस बीटा क्या बनेगा, क्योंकि tan अल्फा tan बीटा प्रेजेंट है और हर ऑप्शन में अल्फा माइनस बीटा को यूज किया गया है। तो देखते हैं अपन कि tan अल्फा माइनस बीटा क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखते हैं सबसे पहले कि tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो ये देखिए tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, है ना। तो tan अल्फा माइनस tan बीटा कितना हो गया आपका 2 के बराबर। तो इसको रख दिया मैंने 2 और नीचे आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो tan अल्फा माइनस बीटा इज 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज 2 कॉट अल्फा माइनस बीटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √2 कॉट अल्फा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगी आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम इज k, देन k इज डिविजिबल बाय। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने पहले भी कर रखा है, इसकी बात कर रहा है ये 1 2 प्लस 1 3, है ना, 2 3, ऐसे करके जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, ठीक है, उन सब का, ठीक है, सम आपको निकालना है। तो ये मैंने आपको कराया था सीक्वेंस सीरीज में भी कराया था, सीक्वेंस सीरीज में इनफैक्ट कराया था आपको कि उस क्वेश्चन के अंदर कि x रेज टू पावर 100 था तो शायद 98 का कोफिशिएंट निकालना था, या x की पावर 50 तक था, x माइनस 1 x माइनस 2 अप टू x माइनस 50, तो x की पावर 48 का कोफिशिएंट निकाल लो, या फिर x माइनस 1 x माइनस 2 अप टू x माइनस 100 तो x की पावर 98 का कोफिशिएंट निकालो। इस क्वेश्चन में कराया था हमने, और वही क्वेश्चन है इस बार। इस बार बात क्या है कि बस कहानी 25 तक लेनी है। तो हमने क्या कहा था कि आप किस रूल को यूज करेंगे, जो हमने फंडामेंटल्स में पढ़ रखा था कि समेशन ओवर अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंडिविजुअल स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, ये बोला था। तो ये आपका क्या है, 1 से लेके 25 तक का सम 1 प्लस 2 अप टू 25 तक का सम का स्क्वायर है, और ये क्या है आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर है, और प्लस साथ में क्या है 2 टाइम समेशन अल्फा बीटा जो हमें निकालना था। तो यहां पे देखिए आपका सम कितना आएगा 25 इंटू 26 बाई 2, मतलब ये 325 का होल स्क्वायर लिखा गया है, और इज इक्वल टू, बल्कि इज इक्वल टू क्या, इसको इधर ही ले आते हैं माइनस ये पूरी टर्म, तो 25 तक है तो n प्लस 1 2n प्लस 1 मतलब 51 बाई 6, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू समेशन अल्फा बीटा, ठीक है, ये इतनी बात। अब यहां पे अपन देखें अगर तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 इंटू इधर है 325 का स्क्वायर माइनस, इसमें से देखते हैं अपन आपके पास 25 आएगा और इंटू आ जाएगा 221, ठीक है, ठीक है, ये इतने के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप फर्दर चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, इन दोनों में से भी मैं 25 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो 25/2 कॉमन हो गया, और बाकी बचा आपके पास 325 था ना ये, तो एक 25 अगर मैंने बाहर निकाला, ठीक है, तो एक बचेगा आपका 13 और इंटू 325 माइनस 221, ठीक है। तो इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो, देख लो किससे किससे ये डिविजिबल होता है, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि ABC आपके AXB आपके AP में है, AYB आपके GP, AZB आपका HP में है। तो सिंपल सी बात है, X क्या होगा A और B का AM, तो X इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2, Y क्या होगा आपका अंडर रूट AB, और Z कौन होगा 2AB अपॉन A प्लस B, यही है, एक AP एक GP और एक HP में है। आगे देखो आप x इज इक्वल टू क्या दिया गया था आपका y प्लस 2 दिया गया था, तो a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस 2, ये एक रिलेशन गिवन है, और एक है आपके पास कि a आपका 5z के बराबर है, ठीक है।
तो चलिए a इज इक्वल टू 5z का भी एक रिलेशन है, उसको भी लिख ही लेते हैं। a इज इक्वल टू 5z, 5z का मीनिंग है 10ab अपॉन a प्लस b, दैट मीन्स a एंड a गेट्स कैंसिल्ड, सो यू विल गेट a प्लस b इज इक्वल टू 10b, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 9b। अब आप a की जगह पे 9b रख दो, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 5b इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर 9b स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये 5b इज इक्वल टू, यहां से आपको क्या मिलेगा, 3 mod b प्लस 2, मॉड के साथ लिखेंगे अपन। अब देखिए चूंकि ये दे रखा है इसने कि ABC आपका पॉजिटिव है, इसलिए आप मॉड B को B भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी। तो B की वैल्यू यहां से निकल करके आ गई 1, और इसलिए A की वैल्यू कितनी होगी, 9। तो A आपका 9 है, B आपका 1 है। ऑब्वियसली आपके पास x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z होगा ही, क्योंकि आपने इनइक्वालिटी डायरेक्टली पढ़ रखी थी कि AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। ठीक है, और y स्क्वायर इक्वल टू xz। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ाई था कि आपका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, मतलब a, g और h ये gp में होते हैं, एंड g स्क्वायर इज ऑफ कोर्स इक्वल टू a इंटू h। भाई ये अर्थमेटिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता था, g स्क्वायर के बराबर होता था। तो ऑब्वियसली y स्क्वायर इक्वल टू xz भी आपका करेक्ट है ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है। 7 में आपसे बोला गया कि अल्फा इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स और कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स। तो चलिए सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा की बात कर लेता हूं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन एक्स कॉस क्यूब प्लस कॉस एक्स साइन क्यूब। तो साइन इंटू कॉस को आपने निकाल लिया कॉमन, बचा आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब दिस होल थिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू sin 2x by 2, राइट। तो अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव कब होगा, जब sin 2x पॉजिटिव हो, और sin 2x आपका ऑब्वियसली 0 से पाई बाई 2 के बीच कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा की बात कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा में अगर देखें तो थोड़ा सा और हमें जाना पड़ेगा आगे। अल्फा माइनस बीटा का मतलब हुआ साइन इंटू कॉस क्यूब माइनस कॉस इंटू साइन क्यूब। ठीक है, तो यहां से देखिए साइन इंटू कॉस आपका हो रहा है कॉमन, कॉस स्क्वायर माइनस बच रहा है साइन स्क्वायर, यहां पे आपके पास आया साइन 2x by 2 और इसने दिया आपका कॉस 2x, तो ये आपके पास आ गया 1/4 साइन 4x। ठीक है, साइन 2x cos 2x मिलके साइन 4x by 2 हो गए, और 1/2 और था पहले से, उसने 1/4 क्रिएट कर दिया, तो 1/4 साइन 4x। तो साइन 4x पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, बस आपको यही डिसाइड करना है। तो ऑफ कोर्स 0 से पाई बाई 4 अगर आप x लेते हो तो 4x आपका कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है, और इसलिए साइन 4x आपका पॉजिटिव होगा। दैट मींस अल्फा माइनस बीटा की क्वांटिटी यहां पे कैसी है, पॉजिटिव है फॉर दिस इंटरवल 0 to π/4। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या दे रखा है कि आपको एक 3x3 का मैच द कॉलम दिया हुआ है, और आपको बोला जा रहा है कि फंक्शन fx का कॉलम 1 जो है वो फंक्शन है, कॉलम 2 में रेंज लिखी हुई है, और कॉलम 3 में आपके पास है नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर fx इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो पहले तो चलिए हम रेंज की बात करते हैं सारे ही ऑप्शन, मतलब सारे ही फंक्शंस के लिए। तो मैच द कॉलम देखते हैं। ठीक है, ये 8 से 10 तक का है मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक का। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है, साइन x, ठीक है, और प्लस साथ में आपके पास कॉस स्क्वायर x। तो ये अगर आपका fx है तो रेंज लिखने के लिए क्या करेंगे, कॉस को साइन में बदल दो, तो आपके पास ये लिखा हुआ है 1, मतलब 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा हुआ था ये। ठीक है, तो इसकी रेंज आपको बेसिकली लिखनी है, और ये बताया गया था कि कैसे लिखा जाता है। साइन एक्स को टी मान ले तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो क्या है क्वाड्रेटिक, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, जहां टी आपका कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से 1 तक, क्योंकि टी आपने किसको माना है, साइन एक्स को माना है। ठीक है, तो ये आपका f ऑफ t है, आपको इसकी रेंज लिखनी है फॉर दिस इंटरवल। तो आप किसको चेक करोगे, वर्टेक्स को। वर्टेक्स क्या है आपका, -b/2 है, -b/2 है, अगर आप निकालो तो कितना आएगा, हाफ आएगा, -1/-2। ठीक है, तो हाफ इस बीच में आता है, इसलिए उसकी चिंता करनी चाहिए, f ऑफ हाफ निकालना चाहिए, f ऑफ -1 निकालना चाहिए, f ऑफ 1 भी निकालना चाहिए। तो f ऑफ हाफ की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2 -1/4 मतलब
5/4। -1 की बात करें तो 1 और -1 मिलके 0 हो गए और ये बना दिया इसने -1 और 1 से देखें तो आपके पास 1 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी आई? -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 5/4। तो रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई आपकी -1 से 5/4। ठीक है। सेकेंड वाले के लिए देखिए, सेकेंड वाला जो फंक्शन है आपका sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ये बना लेता है आपका क्या? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। तो दिस इज योर 1 माइनस sin स्क्वायर 2x/2, राइट? नहीं, sin स्क्वायर 2x/4 लिख सकता हूं। sin x cos x कितना हो गया? sin 2x/2 हो गया ना, और उसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब आप देखिए ये मिनिमम वैल्यू क्या लेगा? सिर्फ इसकी बात करो, sin स्क्वायर 2x की मिनिमम वैल्यू जब होगी तब ओवरऑल क्वांटिटी आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी, और जब sin स्क्वायर 2x अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा तब sin स्क्वायर 2x जब मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो ओवरऑल वैल्यू आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है। तो sin स्क्वायर 2x अपनी सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है? 1। तो ये सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है? तो रेंज विल बी 3/4, सबसे छोटा, जब sin स्क्वायर 2x आपका 1 हो जाए, और जब sin स्क्वायर 2x आपका 0 हो जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। तो रेंज यही आ गया 3/4 से 1। ठीक है। अब आते हैं एक सेकेंड, -1 से 5/4 बिल्कुल ठीक था। ठीक है। sin की पावर 4, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 अपन मिस कर गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और 2 अगर आएगा तो 1 माइनस हाफ। ठीक है। मिनिमम वैल्यू के लिए कितना हो जाएगा? 1/2, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी ऑब्वियसली 1 ही रहेगी, तो हाफ से 1 आएगा, सॉरी, रेंज। ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए आपका क्या है? थर्ड वाले फंक्शन के लिए आपके पास है 2√2 sin x प्लस cos x प्लस sin 2x। मैंने कहा था एक चीज आपको कि sin x प्लस cos x को sin x इंटू cos x में हमेशा इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो fx आपके पास दिया गया है 2√2 sin x प्लस cos x, और प्लस अगर देखें तो दिस इज 2 sin cos, यही है ना। तो अपन क्या करेंगे? आपने बताया था कि sin प्लस cos को t अगर मान लो तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो t स्क्वायर माइनस 1 आपका क्या बनाएगा? आपका बन जाएगा 2 sin cos। ठीक है। t स्क्वायर माइनस 1 आपका क्या बन जाएगा? 2 sin cos बन जाएगा। तो ft की बात अगर हम करें तो sin प्लस cos को आपने t मान लिया, और 2 sin cos के लिए लिख दिया t स्क्वायर माइनस 1। तो दिस होल एक्सप्रेशन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू t स्क्वायर प्लस 2√2t माइनस 1। ठीक है। जहां t कहां से कहां तक वेरी करता है? t किसको माना है आपने? sin प्लस cos को। तो t की मिनिमम वैल्यू -√2, t की मैक्सिमम वैल्यू +√2 होगी। sin प्लस cos की मिनिमम -√2, मैक्सिमम +√2। तो आपको इस इंटरवल के लिए इस क्वाड्रेटिक का रेंज लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले -b/2 कैलकुलेट करते हैं। कितना आ रहा है? -2√2/2 मतलब -√2। ठीक है। तो ऑब्वियसली -√2 इस इंटरवल का मेंबर है ना, तो उस पे चेक करना चाहिए। ऑब्वियसली f ऑफ -√2 तो हम करेंगे ही, वैसे भी बाउंड्री पॉइंट था इसलिए, है ना। ये पॉइंट्स पे तो चेक करना ही रहता है वैसे भी, और वहीं पे पॉइंट भी आ जा रहा है। तो -√2 अगर आप t की जगह पे रखते हो तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2, है ना। ये मिलेगा आपको -4 और -1 मतलब -3 हो गया, और जब आप √2 रखोगे तो 2 + 4 - 1 मतलब 5 हो गया। तो रेंज आपकी कहां से कहां तक गई? -3 से 5 तक चली गई। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी -3 से 5 के बीच में वेरी करेगी। ये तो बात हो गई आपके कॉलम 2 का जुगाड़ हो गया, रेंज की बात कर लिए। ठीक है। अब रेंज के बाद अपने पास क्या बचता है? नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ fx इज इक्वल टू अल्फा इन 0 से 2π। ठीक है। तो ठीक है, अल्फा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या क्या कहा गया है। पहले तो अगर हम सिर्फ रेंज के बेसिस पे कहें तो रेंज के बेसिस पे आपके फर्स्ट के लिए, ठीक है, कॉलम 2 में से मैं क्या उठाऊंगा? कॉलम 2 sin x प्लस cos स्क्वायर x की करेक्ट रेंज क्या थी? -1 से 5/4 मतलब 1 का कॉम्बिनेशन 3 से होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। कॉलम
मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग इधर 3 होना चाहिए, 2 के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आना चाहिए, तो 2 के करस्पॉन्डिंग ये जो था इसके करस्पॉन्डिंग 2 ही आना चाहिए और 3 के करस्पॉन्डिंग आपका 1 आ जाना चाहिए, यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 1 3 दिया हुआ है, मतलब ए के करेक्ट होने के चांसेस हैं, 2 2 भी दिया हुआ है, उसके भी करेक्ट होने के चांसेस हैं, 1 3 भी है और 3 1 भी है, मतलब यहां से तो आपको सभी चेक करने के लिए सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू -1, मतलब अगर ऐसा हो जाता कि भाई 2 का 3 दिया हुआ है तो वो ऑप्शन हम चेक ही नहीं करने जाते, हमें जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉलम 2 ही उसने गलत मैच कराया, तो कॉलम 3 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि नहीं है। लेकिन अब इसने जो दिए हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 का कम से कम जो रिलेशन इसने दिया है 8th क्वेश्चन के ऑप्शंस में, वो सभी करेक्ट है, इसलिए हमें कॉलम 3 पे जाना ही पड़ेगा। तो अगर अपन देखें यहां पे, ठीक है, तो आप देखिए 8th क्वेश्चन के लिए आप अल्फा इक्वल टू -1 की बात कर रहे हो, तो sin x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, sin x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो होगा, क्योंकि -1 इसकी रेंज में आता है। ठीक है, तो आपके पास आ क्या गया, sin x, ठीक है, और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1, तो t प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2 एंड -1, t माइनस 2 t प्लस 1, मतलब t इज इक्वल टू 2 एंड -1। किसको बोला है आपने, t, साइन को बोला है, तो sin x 2 तो हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली sin x इज इक्वल टू -1। 0 से 2 पाई के बीच sin x इक्वल टू -1 कब होगा, सिर्फ x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे होगा, मतलब कि इसका आपके पास 0 से 2 पाई तक की बात की जा रही है ना। ठीक है, इसका आपके पास कितना सोल्यूशन होना चाहिए, एक ही सोल्यूशन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन आपका टी स्क्वायर प्लस माइनस टी माइनस 2, अच्छा टी प्लस 2, सॉरी टी माइनस 2 टी प्लस 1, हाँ ठीक है, तो मतलब इसके लिए तो करेक्ट नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपको थर्ड वाले में कॉलम 3 में आपके पास कहीं 1 होना चाहिए था, क्योंकि sin x इक्वल टू -1 के नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे गिवन इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच, सिर्फ 3 पाई बाई 2 आएगा, और तो कोई आएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 की बात करते हैं, तो इसकी रेंज में तो -1 है ही नहीं, sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 आपका -1 हो ही नहीं सकता वैसे भी, क्योंकि sin की पावर 4 भी पॉजिटिव है और cos की पावर 4 भी पॉजिटिव है, तो सम निगेटिव कैसे होगा। ठीक है, अब बात बचती है इसके लिए। ठीक है, तो हम थर्ड वाले के लिए देखते हैं क्या आएगा। देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं उसको। ठीक है, ये कंसीडर करते हुए कि ये सब मैंने कर लिया है, साइन प्लस कॉस को मैंने टी माना, और उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 2√2t -1, यही है आपका ये पूरी चीज, और इसके बारे में कहा गया है कि दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, यही था, अल्फा इज इक्वल टू -1, तो -1 कट गए, t इज इक्वल टू कितना आया, -2√2 और 0। ठीक है, तो अब आपके पास t क्या था, आपको t से तो मतलब है नहीं, आपको साइन मतलब x से मतलब है, तो t क्या था आपका, साइन प्लस कॉस था, तो साइन x प्लस कॉस, ठीक है, इज इक्वल टू -2√2। ठीक है, ये तो कभी हो नहीं सकता ना, ये तो इम्पॉसिबल है। sin x प्लस कॉस x मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, -√2 ले सकता है। तो बात बची 0 की, 0 होने का मतलब क्या हुआ, 0 होने का मतलब हो गया कि sin x इज इक्वल टू -cos x, मतलब कि tan x इक्वल टू -1, और tan x -1 कहाँ पे होगा, 0 से 2 पाई के बीच, तो अपन देख सकते हैं क्या कि 3 पाई बाई 4 पे -1 होगा, और उसके बाद फिर से 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, वहाँ पे भी ये -1 के बराबर हो जाएगा, तो दो सोल्यूशन वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, और इसलिए अगर देखा जाए तो थर्ड 1Q ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ऑप्शन सी का, कि थर्ड वाले का रेंज जो है कॉलम 2 का फर्स्ट है, और नंबर ऑफ सोल्यूशंस तब कितने आ रहे हैं आपके, 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और दूसरा 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2 की बात करी गई है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा
इसमें भी अपन पहले देखते हैं कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो आसान रहे। तो देखिए फर्स्ट मतलब सिर्फ कॉलम 1 और कॉलम 2 के बेसिस पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका देखिए क्या दिया हुआ है 1 1 क्यू, ऑब्वियसली गलत है, हमें चेक ही नहीं करना चाहिए क्योंकि 1 के साथ तो 3 का मैचिंग होता है, ठीक है। तो 1 1 क्यू आपका ए ऑप्शन पक्का रॉन्ग है। बी ऑप्शन की बात करते हैं 2 2 2 2 तक बात गई है, मतलब आगे की बात चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 3 सी भी आपको चेक करना पड़ेगा और डी आपको नहीं चेक करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे 3 3 क्यू है, जबकि 3 के साथ 1 होना चाहिए था। तो मतलब चेक करना किसको है, बी और सी ऑप्शंस को केवल, ठीक है। अब आप देखें अल्फा इज इक्वल टू आपका है 2, ठीक है, और इसकी रेंज में आपका 2 आता ही नहीं, इसकी रेंज में भी आपका 2 आता ही नहीं। तो जहां रेंज में 2 है ही नहीं उसका सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई, सिंपल सी बात है ना भाई। ये मैक्सिमम वैल्यू 5/4 बनाता है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 बनाता है, तो 2 कहां से आ गया। तो मतलब ऑब्वियसली आपके पास नो सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करने वाला है, मतलब कि आपको पी वाले ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, कॉलम 3 का पी वाला ऑप्शन यूज करना होगा। तो दैट मींस कि आपका जो बी पार्ट है वही करेक्ट है, 2 2 पी, ठीक है। क्योंकि भाई यही चीज कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता ना, क्योंकि रेंज आपकी सबसे बड़ी कितनी है 1 है, रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू यहां पे 5/4 है, तो 2 कहां से आएगा, तो मतलब नो सोल्यूशन ही रहने वाला है। डी पार्ट में देखिए अल्फा इज इक्वल टू हाफ, इसके बारे में बात करनी है। तो पहले तो अपन देखते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 के बेसिस पे कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं क्या। तो 2 2 है, 1 3 है, 3 1 है, 3 2 है, मतलब सी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया क्योंकि 3 को आप 2 से नहीं मैच कराते हो, बाकी सब ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू हाफ के लिए देखिए, तो अल्फा इज इक्वल टू हाफ आपका इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी अल्फा इज इक्वल टू हाफ आता है। कौन से काम बनेगा तो अपन देखते हैं एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अपन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट किया था हमने, सी वाला, बाकी सबको चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं एक एक करके। पहले वाली इक्वेशन के लिए कि साइन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आप माइनस हाफ लेके चल रहे हो, अल्फा इज इक्वल टू सॉरी प्लस हाफ है, ठीक है, ये लेके चल रहे हो। तो इसको लिख दिया आपने 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, यही है, इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। टी किसको माना आपने, साइन एक्स को ऑब्वियसली। तो आपके पास क्या बनेगा यहां से 2 प्लस 2t माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, और इसको 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इज टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहां से क्या दिख रही है, t इज कमिंग आउट एज माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 8 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस √3/2, ठीक है, ये आपका आ रहा है साइन एक्स। अच्छा, तो -1 प्लस √3/2 तो ठीक है, -1 माइनस √3/2 में हो गया लोचा, क्या कि ये क्वांटिटी -1 से छोटी हो जाएगी, ठीक है। -1 और √3 का मतलब क्या हो गया 1.732। तो अगर मैं -1 माइनस √3 यूज करता हूं तो ऊपर की क्वांटिटी -2 से ज्यादा छोटी हो गई, बाई 2 किया तो -1 से ज्यादा छोटा हो गया। तो साइन एक्स आपका उसके बराबर तो नहीं हो सकता। तो आपके पास साइन एक्स के लिए क्या सिचुएशन आई, -1 प्लस √3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर इसके लिए आप देखें तो भाई साइन एक्स का ग्राफ यही है ना, ठीक है, 0 से 2 पाई तक, और -1 प्लस √3/2 आपका कैसा होगा, पॉजिटिव तो होगा, ठीक है। तो ये वो -1 प्लस √3/2 वाली लाइन है, तो कितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, 2 बार इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले के लिए देखें 3p दिया हुआ है बी पार्ट में, 13p मतलब वो कह रहा है इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो ये बात आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाले के लिए, अच्छा वैसे ये भी आसानी है यार, ऐसे भी किया जा सकता है। डी पार्ट भाई देखो सी तो रिजेक्ट कर चुके हो ना, अब अगर इसकी रेंज में हाफ आता है तो ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन तो मिलेगा आपको। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस मतलब fx इज इक्वल टू हाफ का कोई भी सोल्यूशन ना आए और फिर भी वो रेंज में रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। fx इज इक्वल टू हाफ रेंज में है, इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ x एग्जिस्ट करता होगा सो दैट कि वो रेंज में आ गया, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि
भाई इसका मतलब क्या है कि एक्स हाफ जो है ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन कभी ना कभी हाफ वाली वैल्यू अटेन करता होगा क्योंकि बीच में लाई करता है। ऐसे ही देखें तो हाफ इसके लिए भी पॉसिबल है, ठीक है, हाफ इसके लिए भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो बी और डी ऑप्शंस आपके सीधा एलिमिनेट हो गए क्योंकि बी ने कहा है कि पहला वाला कभी हाफ बनाता ही नहीं, यही बोल दिया ना उसने, क्योंकि पी बोल दिया, पी कॉलम 3 से उठाया, मतलब नो सोल्यूशन, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी एक्स नहीं है जिसके लिए इसकी वैल्यू हाफ आती हो, तो ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि यहां पे रेंज में हाफ था। 3 वाले के लिए भी रेंज में हाफ था, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्स मिला होगा, मतलब इसके लिए भी सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, मतलब बी और डी आपके पक्का रॉन्ग है, सी आपने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, मतलब आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। और ऑप्शन ए आपके लिए हम कर भी देख लेते हैं। 2 तक की बात सही थी, आर, ठीक है। तो देखेंगे अपन, हमें सॉल्व क्या करना है, साइन प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो हमें सॉल्व करना है, यहीं पे देख लेते हैं, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ, और ये क्या है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2, ऐसा कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू माइनस हाफ, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू हाफ में ये सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, है ना, साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, मतलब साइन 2x आपका क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1, ठीक है, ये प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो 2x आपकी कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, 2x आपका हो सकता है 3π/2, ठीक है, 2x आपका और भी हो सकता है 7π/2, तो x आपका 3π/4 एक हो सकता है, और x आपका 7π/4 भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर अपन देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, तो आर ऑप्शन आपका क्या था, 4 सोल्यूशन की बात कर रहा है ना, 0 से 2π के बीच में। हाँ, तो ये तो -1 के करस्पॉन्डिंग मैंने लिखा है, +1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास π/2 और 5π/2 भी होंगे, तो ये 4 सोल्यूशंस x के लिए आ गए, ठीक है। भाई 2x को थोड़ी ना 2π तक जाना है, 2x तो 4π तक चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, x को 2π तक जाना था, तो x के लिए आपके पास 0 से 2π के बीच में यहां से 4 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है अपवर्ड पैराबोला वाला, है ना, और वो ऑलवेज पॉजिटिव है, यही कहा गया है। तो सिंपल सी बात है, बस एक ही कंडीशन लगती है क्वेश्चन नंबर 11 में कि डी आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। वही अपवर्ड पैराबोला तो पहले ही से पता है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव था, तो आपके पास बस डी नेगेटिव करना है, जो कि कितना होगा 4 × 4k-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 15k² - 2k-7 इज लेस देन 0, तो 4 बाहर हो गया, 16k² - 8k + 1 बचा, माइनस आया आपके पास 15k² - 2k-7 लेस देन 0, तो आपको मिला k² माइनस का 6k, ठीक है, और 1 और 7 मिलके हो गए 8 लेस देन 2, तो k बिलोंग्स टू 2 से 4, मतलब k कौन सी वैल्यू ले सकता है आपका, इंटीजर्स अगर कहें तो सिर्फ और सिर्फ 3 ले सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है कि नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट, ठीक है, एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट बोल दिया गया है पहले ही, ठीक है, बोथ रूट्स कैन नॉट बी कॉमन ऑब्वियसली, ठीक है। तो x² - kx + 10, ठीक है, और x² + kx - 18, तो आप अल्टरनेट मेथड, 2 मेथड बताए थे, एक था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला और दूसरा था ऐसे ही डिफरेंस ले लो और डिफरेंस लेके सेटिस्फाई करा लो, ठीक है, कोई सा भी अप्लाई कर लो, अपन डिफरेंस अल्टरनेट वाला अप्लाई कर लेते हैं। तो x² अगर डायरेक्ट डिफरेंस लें तो x² तो कट ही गए, बाकी बचा आपके पास -2x इज इक्वल टू -28, है ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आया 14/k। अब ये अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो इक्वेशन में रख दिया हमने, x इज इक्वल टू 14/k, मतलब कितना आ जाएगा 196/k² माइनस आपके पास kx कितना हो जाएगा 14 और प्लस आपके पास 10 इज इक्वल टू 0, तो k² आपका 49 है और दैट मीन्स k की वैल्यू आपके पास कितनी होनी चाहिए +-7 के बराबर। चूंकि नॉन नेगेटिव कहा गया है तो आपको सिर्फ k इज इक्वल टू 7 के साथ जाना पड़ेगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए
यहाँ पे आपके पास कॉट अल्फा 2p+3 है, कॉट बीटा आपका 2p+1 है, p आपका कांस्टेंट है, और कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोसेक स्क्वायर बीटा की बात करें तो वो आपका 24 गिवन है। तो कोसेक स्क्वायर अल्फा मतलब क्या बोल सकते हो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और कोसेक स्क्वायर बीटा को क्या बोल सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यही होगा ना, और इसकी वैल्यू दी गई है आपकी 24। ठीक है, तो कॉट अल्फा, ठीक है, प्लस कॉट बीटा और इनटू कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा कितना हो गया भाई, तो ये हो गया आपका 4p+4। कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, ठीक है, इज इक्वल टू 24। तो 4p+4 इज इक्वल टू 6, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, हाफ। ठीक है, तो p की वैल्यू आपके पास अगर हाफ के बराबर है तो मतलब कॉट अल्फा और कॉट बीटा पता है, आपको निकालना क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा। तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। कॉट अल्फा आपका कितना है, 2p+3, मतलब 2p मतलब 1 हो गया 4, ठीक है, और कॉट बीटा आपके पास कितना है, 2p+1 मतलब 2 हो गया। ठीक है, मतलब tan अल्फा आपको पता चल गया 1/4, tan बीटा आपको पता चल गया 1/2। tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है, निकाल ही सकते हो यार, कि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा आपके पास tan अल्फा प्लस tan बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4 tan अल्फा। यहाँ से वैल्यू आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि y और z दोनों पॉजिटिव हैं, y प्लस z इज इक्वल टू 1, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो इसमें हो सकता है काफी लोगों को दिक्कत आई हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन नहीं इन द सेंस कि हो सकता है आपको थोड़ा नया सा लगे यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो हमने ऐसे क्वेश्चंस को एक बार को ट्राई करेंगे बाद में भी, शायद ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने कुछ क्वेश्चन शायद लिए हो, बट ठीक है। देखिए एक बार, y प्लस जेड आपका 1 है, ठीक है, और y और z, ठीक है, जब भी कभी भी इस तरीके का रहे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है AMGM से कोई काम बनेगा, ठीक है, तो आप एक बार देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है क्या। जैसे y प्लस जेड इक्वल टू 1 है, अगर आप y को ले लें साइन स्क्वायर थीटा और z को ले लें कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यही y माइनस जेड होता ना तो मैं सोचता सेक और tan के बारे में। ठीक है, कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ले लूं। यहाँ पे y प्लस जेड है तो हमने मान लिया कि अगर y और z साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ले लें, चाहे किसी को भी कॉस स्क्वायर किसी को भी साइन स्क्वायर ले लो, तो उससे कोई दिक्कत होगी क्या, तो नहीं, क्योंकि y और z पहले ही से दे रखा था कि कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कोई कंस्ट्रेंट अगर जोड़ देता है कि y प्लस जेड वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1 है, तो ऐसे में कभी कभी हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा इजी हो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से उस क्वेश्चन को अप्लाई करना। ठीक है, तो अलग से इस क्वेश्चन को हाईलाइट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। ठीक है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 अगर है तो y की वैल्यू आप साइन स्क्वायर और z को मान लिया मैंने कॉस स्क्वायर। आपकी मर्जी आए तो आप किसी को भी साइन कॉस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपके पास लिखा क्या हुआ है, अंडर रूट ओवर 1 प्लस y को मैंने साइन माना था तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा वाला आपने कॉस का मतलब z को मैंने कॉस माना था तो उसका उल्टा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इनटू सेक स्क्वायर। अगर याद हो तो ये बताया गया था आपको आइडेंटिटी एक, ये दोनों बराबर होते हैं, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर इनटू सेक स्क्वायर बराबर होते हैं। तो ये कितना बन गया, 1 प्लस tan, मतलब पहले मैं ऐसे ही लिख लेता हूं 1 प्लस ये कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, इसको भी लिख दो कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। बताया गया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको भी मैंने कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर लिख दिया है, प्रोडक्ट को एडिशन में बदल लिया है। ठीक है, अब यहां से भी आपका काम थोड़ा सा दिक्कत है, तो अपन क्या करें, 1 प्लस 2 कोसेक को बोल दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और 2 सेक में बोल दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 2 और 1 मिलके हो गए 5, बाकी बचा आपके पास 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपका फेमिलियर है टेरिटरी, ये कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2।
नंबर और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इसलिए ये क्वांटिटी आपकी हमेशा √9 से बड़ी होगी। भाई मिनिमम कब होगा? जब ये 2 हो जाए, मतलब ये मिनिमम वैल्यू √9 आएगी। मिनिमम वैल्यू इसके लिए कितनी हो गई? 3 के बराबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है? cos x इक्वल टू बी के रूट्स जो है AP में है, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ B इज लैम्डा। ठीक है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन AP। ठीक है, मतलब x रूट्स का मतलब क्या हुआ? x की जो वैल्यूज हैं वो AP में है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यूज आपके पास AP की हैं, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा होगा, मान लो x इक्वल टू अल्फा एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन होगा अल्फा माइनस थीटा और अगला सोल्यूशन होगा अल्फा प्लस थीटा। ठीक है भाई, cos x इक्वल टू बी के सोल्यूशंस की बात चल रही है, तो एक सोल्यूशन उसका क्या होगा? अल्फा, एक होगा अल्फा माइनस थीटा, एक होगा अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो मान लिया इसको ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं, अल्फा माइनस थीटा, अल्फा और अल्फा प्लस थीटा। तो अगर ये तीनों सोल्यूशन है तो अपन बेसिकली क्या चाहते हैं कि cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा, cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा और cos अल्फा सब बराबर हो जाए और सब कितने हो जाए? b के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आएगा, इन दोनों को मैंने मान लीजिए साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, सिर्फ इन्हीं दोनों को। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? cos अल्फा माइनस थीटा माइनस cos ओवर अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा को क्या होना चाहिए भाई? ठीक है, 2 साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा या तो आपका 0 हो जाए, ओके, 0 हो जाए तो तीनों आपके सेम हो जाएंगे, रूट्स आर इन AP। अच्छा, और या तो अल्फा 0 हो जाए। तो अगर अल्फा 0 हो गया, ठीक है, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो अल्फा अगर आपका 0 है तो सोल्यूशन क्या क्या होगा? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? cos अल्फा भी तो क्या है? b के बराबर ही है ना। तो ऐसे में b की वैल्यू एक पॉसिबल हुई आपके पास कि b इज इक्वल टू आपका 1 हो सकता है। ठीक है, जब आप अल्फा को 0 रखोगे तो cos अल्फा आपका 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, और कुछ हो सकता है क्या? साइन अल्फा अगर आपका 0 है, ठीक है, तो साइन अल्फा ये आपका मतलब 0 के अलावा पाई भी हो सकता है, और उस समय कितना हो जाएगा? b -1 हो जाएगा ऐसे केस में। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं अपन? b आपका 1 -1 हो जाए। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, मतलब 0 या पाई के करस्पॉन्डिंग, मतलब साइन अल्फा 0 है तो ऑब्वियसली cos अल्फा के लिए वैल्यूज क्या पॉसिबल होंगी? 1 और -1। अब अगर साइन थीटा आपका 0 होता है तो क्या होगा, है ना? साइन थीटा अगर आपका 0 होता है, ओके, तो फिर तीनों उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिफरेंस तो आपके पास, अच्छा थीटा साइन थीटा 0 हो जाए, साइन थीटा 0 हो जाए तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि ऑब्वियसली कि थीटा आपका कितना है, थीटा आपका 0 ही है, नहीं, थीटा आपका पाई भी हो सकता है, थीटा आपका 2 पाई भी हो सकता है। तो खैर 0 पाई 2 पाई ये सब तो 0 2 पाई 4 पाई ये सब तो इक्विवेलेंट है, खैर, लेकिन पाई एक अलग केस है। तो दूसरा केस हम लेते हैं कि अगर थीटा इक्वल टू पाई हो जाए, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 का मतलब फिर तो वही सेम चीजें आने लगेंगी। तो थीटा इक्वल टू अगर आप पाई लेते हो तो क्या आएगा? cos ऑफ अल्फा माइनस पाई, ठीक है, इज इक्वल टू cos अल्फा। मतलब क्या हो गया? ये माइनस cos अल्फा हो गया ना, cos पाई माइनस अल्फा लिखें या अल्फा माइनस पाई लिखें, बात बराबर ही है। तो माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा, मतलब ऐसे केस में आपका cos अल्फा 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास 3 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं आपका b के लिए, 0 1 और -1, ये तीनों पॉसिबल हैं। अगर आपका अल्फा 0 या पाई है तो आपके लिए 1 और -1 हो जाएगा, और अगर आपका थीटा पाई हो गया तो ऐसे केस में आपके पास cos अल्फा की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो 3 सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। b के लिए 3 वैल्यूज ऐसी हैं, +1 -1 एंड 0।
नेक्स्ट देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है एचपी से रिलेटेड, और एचपी से रिलेटेड एक ही चीज़ मैंने बताई थी। एक तो वो आपको याद ही हो गया होगा कि भाई एचपी का उल्टा जो है वो टर्म्स एपी में होते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई थी वो ये थी कि आपके पास जो एचपी के टर्म्स का प्रोडक्ट है और एचपी के टर्म्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, उनके बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है आपका। x1 x2 ये सब आपके एचपी में है, तो अपन क्या बोलेंगे कि 1/x1 माइनस 1/x2, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए, बल्कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाता था, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू डी x1 x2। ठीक है, ये बात है ना। तो x1 x2 को आप ऐसे लिख दो, फिर मतलब x1 x2 कैन बी रिटन एज x1 माइनस x2 बाई डी। ठीक है, x2 x3 कैन बी रिटन एज x2 माइनस x3 बाई डी, ऐसे करके लिखते जाते थे। और लास्ट में आपका ऊपर क्या दिया हुआ है, x7 x8 कैन बी रिटन एज x7 माइनस x8 बाई डी, है ना, यही दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे आपका क्या है, x1 x8 है। तो जरा देखिए 1/x2 माइनस x1 आपका d है, 1/x3 माइनस 1/x1 को क्या बोलोगे, 2d बोलोगे, है ना। इसी तरीके से 1/x8 माइनस 1/x1 को क्या बोलोगे आप, 7d बोलोगे कि नहीं। तो इसलिए आपका x1 इंटू x8 आपका कितना आ जाएगा, x1 माइनस x8 बाई 7। ठीक है, आपने इन सब का सम किया तो देख सकते हैं आप, x2 x2 कट गया, x3 x3 कट गया, ऐसे ही x7 कट गया। तो सम कितना आया, x1 माइनस x8। ठीक है, ठीक है, तो x1 माइनस x8 बाई डी, और इसको डिवाइड करना है इससे, तो आंसर कितना आएगा, 7। तो बस एक ही चीज आपको एचपी में याद करने को बोली गई थी, वो यही है, डिफरेंस और प्रोडक्ट के बीच एक रिलेशन आप बना सकते हो, बस उतना ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 भी आपका क्या कहा गया है, अच्छा, सम ऑफ kx एंड अपॉन s ऑफ x इज इंडिपेंडेंट ऑफ d। क्या बताया था इस केस में कि कभी भी ऐसा हो इंडिपेंडेंट ऑफ d की बात आए तो आप क्या याद रखें कि आपको हमेशा क्या करना चाहिए, ठीक है, 2a इज इक्वल टू d, यही याद रखना होता था। जब भी ये स्टेटमेंट आपका यूज हो कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसका मतलब है कि 2a इज इक्वल टू d का यूज करना है। तो 2a का मतलब क्या होगा आपका, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज a, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो ऑब्वियसली वो इसी की बात, मतलब d और a ही है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बाकी कहा उसने 3d बाई 4a निकाल दो, तो 3 इंटू d मतलब 6a बाई 4a मतलब 1.5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया कि रूट एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 16, रूट एक्स, ठीक है, माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 16 इफ द वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज a। ठीक है, तो जनरल टर्म लिखेंगे tr प्लस 1 इज इक्वल टू 16 cr, x की पावर हाफ पे 16 माइनस r और माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर पे r। ठीक है, तो कितना आया, 16 cr, x की पावर 16 माइनस r बाई 2, माइनस 2 की पावर r से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x की पावर माइनस 2r भी आ गया। तो आपको इंडिपेंडेंट चाहिए, तो 16 माइनस r बाई 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0, तो 16 माइनस r इज इक्वल टू 4r। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 16 बाई 5 आ रहा है, यही आ रहा है क्या, r आपका 16 था ना, तो r आपका अगर 16, सॉरी ये 16 था, तो 16 माइनस r, ठीक है, बाई 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर में r, तो x की पावर 16 माइनस r बाई 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका r की कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आई, तो अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कोफिशिएंट क्या बोलेंगे हम, कोफिशिएंट ये 0 के बराबर होगा, और a+1 पूछा जा रहा है तो आंसर अपन 1 के साथ जाएंगे।